हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 11 द गुप्ता एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के ख़त्म होने के साथ ही डेक्कन में इंडिपेंडेंट और पावरफुल किंगडम जो है वो आगे बढ़ता है, जिनको हम सातवाहन्स और आंध्रास के नाम से जानते हैं, जो तकरीबन 450 साल 450 ईयर्स तक रूल करता है। लेकिन कुशान्स के जो नॉर्थ में थे उनकी डिक्लाइन और सातवाहन्स जो डेक्कन में थे उनकी डिक्लाइन के बाद एक पूरे इंडिया में हम लोग देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इनस्टेबिलिटी हो जाती है। अगले 100 सालों तक इंडिया जो है वो कई सारे छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड हो चुका होता है। कई सारे छोटे छोटे राजा जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट करके अपना एक अलग किंगडम चलाते रहते हैं। तो पूरा इंडिया जो है एक तरीके से बिखर सा जाता है। लेकिन 4th सेंचुरी के बिगनिंग में ये सारी किंगडम्स, ये सारे रिपब्लिक्स जो है वो यूनाइटेड होते हैं एक इम्पीरियल रूल के अंडर में, जो गुप्ता डायनेस्टी कहलाई जाती है। अगले 200 सालों तक इंडिया की हिस्ट्री में गुप्ता डायनेस्टी जो है वो डोमिनेंट रहती है और हिस्टोरियंस गुप्ता डायनेस्टी के इस पीरियड को जो है वो द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के नाम से जानते हैं या कहते हैं, क्योंकि ये टाइम पीरियड जो है बहुत ही ग्लोरियस रहा इंडियन हिस्ट्री में। अब है इसके सोर्सेस। गुप्ता एम्पायर के बारे में जानने के लिए जो हम लोग सोर्सेस यूज़ करते हैं वो दो तरीके के सोर्सेस हैं। एक है लिटरेरी सोर्सेस और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस यानी कि जो हमें बुक्स के रूप में हमें मिलता है, उसमें सबसे पहले है कालिदास, जो संस्कृत पोइट थे, ड्रामाटिस्ट थे। उनकी जो लिटरेरी वर्क है जैसे अभिजात शकुंतलम और मेघदूत, वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है और वो हमें उस वक्त के बारे में अच्छी जानकारी देते हैं। इसके अलावा चाइनीज़ ट्रैवलर थे फाहिन, वो भारत में आते हैं गुप्ता पीरियड के दौरान, और वो जो जो चीज़ें देखते हैं उस दौरान वो सारी चीज़ें अपनी बुक में लिखते हैं, अपने रिकॉर्ड रखते हैं, और उनका वो लिखा हुआ रिकॉर्ड भी हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी कि किसी ठोस चीज़ पे, कोई इमारत पे, इन सब चीज़ों पे, मूर्तियों पे, इन सब चीज़ों से जो हमें जानकारी मिलती है वो होती है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ये हमें यहाँ पे नाम दिए गए हैं: द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, द आयरन पिलर, द स्कल्पचर ऑफ द सीटेड बुद्धा, द देवगढ़ टेम्पल अजंता केव्स, द ruins ऑफ नालंदा और कॉइन्स। ये सारे थे इनके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जिनसे हम गुप्ता एम्पायर के बारे में जान सकते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री। सबसे पहले आते हैं आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, पहले सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर रहे गुप्ता डायनेस्टी के, जो मगध में बैठते हैं 320 CE में। वो कुमार देवी जो लिच्छवी ट्राइब की, जो वैशाली में थे, लिच्छवी ट्राइब की राजकुमारी थी, और उनसे शादी करने के बाद उनको जो पाटलिपुत्र है वो दहेज के तौर पे दिया जाता है। पाटलिपुत्र से ही वो अपना रूल जो है वो शुरू करते हैं और गुप्ता एम्पायर की शुरुआत करते हैं। बाकी बाद में कई सारी टेरिटरीज़ को वो जीतते हैं लिच्छवीज़ की मदद से। वो अपना एम्पायर जो है, अपना किंगडम जो है वो इलाहाबाद से आगे तक फैलाते हैं। तकरीबन 15 सालों तक वो रूल करते हैं और महाराजा धीराज का टाइटल जो है वो लेते हैं। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त की डेथ के बाद, जो उनके फादर थे, उनकी डेथ के बाद गद्दी पर बैठते हैं और इंडियन हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो मैंने अभी आपको बताया आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज में से हैं। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे उनके कोर्ट में, उनके दरबार में जो कवि थे हरिसेन, वो लिखते हैं उनकी कॉन्क्वेस्ट के बारे में कि उन्होंने कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ लड़ी थी और कितने पावरफुल समुद्रगुप्त थे। उसमें लिखा है कि समुद्रगुप्ता ने लगभग 9 राजा जो नॉर्थ के थे और 12 राजा जो साउथ के थे, इनको हराया था और अपना एम्पायर जो है वो फैलाया था। समुद्रगुप्ता जो है वो कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी को फॉलो करते थे और इसीलिए उन्होंने नॉर्थ में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास के इलाकों के ऊपर अपना कब्जा कायम किया। इन टेरिटरीज़ को उन्होंने डायरेक्टली अपने एम्पायर में मिलाया और ये डायरेक्टली समुद्रगुप्त के द्वारा ही रूल की जाते थे। उसके बाद उन्होंने अपना एक्सपीडिशन जो है वो डेक्कन की तरफ यानी कि साउथ इंडिया की तरफ वो लेके गए और यहाँ पे वो जो पल्लव है, पल्लव कैपिटल कांची तमिलनाडु जो है, वहाँ पे पहुँचते हैं।
जो पल्लव राजा होता है वो समझ जाता है कि समुद्रगुप्त के साथ वो अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकता, इसलिए वो साउथ इंडिया के कई सारे राजाओं को मिलाकर कॉन्फेडरेसी बनाता है। तो समुद्रगुप्त के लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसको अब एक राजा से नहीं, ये जो पूरी कॉन्फेडरेसी, पूरा जो गुट बन गया था साउथ इंडिया के राजा का, उनके साथ लड़ाई लड़नी थी। समुद्रगुप्त लेकिन पावरफुल था, वो इस कॉन्फेडरेसी को भी डिफीट कर देता है, हरा देता है। लेकिन वो इन सदर्न टेरिटरीज़ को जो है अपने एरिया के अंदर नहीं मिलाता, क्योंकि उसको ये पता चल जाता है कि नॉर्थ इंडिया में रहते हुए साउथ इंडिया पे इतनी दूर रूल करना जो है वो आसान नहीं है, क्योंकि उस वक्त ना प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन थी, ना कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ थी। तो वो क्या करता है, वो इन रूलर्स को ये कह देता है कि आप रूल कर सकते हो, लेकिन उसको ट्रिब्यूट देंगे और उसको अपना ओवरलॉर्ड मानेंगे। तो फ्रंटियर स्टेट्स में और ईस्टर्न स्टेट्स में, वेस्टर्न इंडिया में, इन सब जगहों पे जो है राजा समुद्रगुप्त को अपना ओवरलॉर्ड मान लेते हैं, क्योंकि वो देख लेते हैं कि उसकी जो पावर है, उसका जो मिलिट्री एक्सीलेंस है, उसके सामने वो टिक नहीं सकते। तो इन सब में असम, नेपाल, गंगा डेल्टा का ईस्ट, ट्रिबल रिपब्लिक ऑफ राजस्थान वेस्ट में, ये सारी जगह थे जहाँ के राजा जो थे वो समुद्रगुप्त के सामने हार खुद ही मान लेते हैं बिना लड़ाई लड़े, और उसको अपना ओवरलॉर्ड मान लेते हैं और उसको ट्रिब्यूट के तौर पे बहुत सारा पैसा देते हैं। समुद्रगुप्त अपनी इस विक्ट्री को जो है अश्वमेध यज्ञ से सेलिब्रेट करता है और महाराजाधिराज का टाइटल लेता है। समुद्रगुप्त का जो डायरेक्ट रूल था वो बंगाल ईस्ट, दिल्ली वेस्ट, हिमालय नॉर्थ और नर्मदा साउथ, इन सारी जगहों पे फैला हुआ था। लेकिन उसका जो इनडायरेक्ट कंट्रोल था, इनडायरेक्ट कंट्रोल मैंने आपको बताया कि राजा, वहाँ के लोकल राजा रहते थे वहाँ पर, लेकिन उनका सबसे ओवरलॉर्ड कौन माना जाता था, समुद्रगुप्त। वो डायरेक्टली समुद्रगुप्त से राज नहीं होता था वहाँ पे वो अपने किसी दूसरे व्यक्ति को राजा बनाकर इनडायरेक्टली राज करवाता था। तो इस तरीके से वो वाला एरिया ज़्यादा बड़ा था। समुद्रगुप्त ना सिर्फ मिलिट्री जीनियस था, बल्कि एक बहुत अच्छा टैलेंटेड म्यूजिशियन और पोइट भी था। उसने संस्कृत लिटरेचर को बहुत इनक्रेज किया, और जो उस वक्त की प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हुआ करते थे उनको पैट्रोनाइज करता था, जिनमें हरिसेन, मैंने आपको बताया कि वो उसके दरबार में भी कवि थे। वो हिंदुइज़्म को बहुत फॉलो करता था, लेकिन बाकी धर्मों के प्रति भी वो रिस्पेक्ट रखता था। जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे वो भी उसके द्वारा पैट्रोनाइज होते थे। उसके बाद आते हैं अब चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है वो अपने फादर की तरह ही, वैसे ही एबल थे जैसे उनके फादर समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त की तरह ही वो एक पावरफुल रूलर साबित होते हैं। हम देखते हैं कि इनके टाइम पर, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर, गुप्ता एम्पायर और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा ग्लोरीफाई होता है। चंद्रगुप्त सेकंड जो है अपनी पोजीशन मैट्रिमोनियल अलाइंसेस के ज़रिए जो है वो पावरफुल बनाते हैं। मतलब वो बाकी राजाओं के साथ जो है वो शादी का संबंध बनाते हैं और उनकी बेटी से शादी कर लेते हैं, या अपनी बेटी को वहाँ पे शादी करवा के भेज देते हैं, जिससे बिना लड़ाई लड़े एक मैत्रीपूर्ण संबंध जो है एक दूसरे के बीच में हो जाए। जैसे वो नागा रूलर जो थे उनकी बेटी से शादी कर लेते हैं, और अपनी बेटी की शादी जो है वो वाकटाका रूलर डेक्कन में जो थे उनसे कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि जब वो अपना कैंपेन करते हैं साकास के अगेंस्ट, तो ये दोनों जो है स्पेशली नागा रूलर्स जो हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड जो है अपना एम्पायर वेस्टर्न बाउंड्रीज जो अरेबियन सी के पास था, साका रूलर को हराकर आगे की तरफ फैलाते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विक्ट्री रहती है, क्योंकि इसको जीतने के बाद जो गुप्ता कंट्रोल है वो 3 बड़े बड़े सी पोर्ट्स जो वेस्टर्न कोस्ट में थे उन पे हो जाता है, जिससे ओवरसीज ट्रेड, जो बाहर ट्रेड किया जाता था समुद्र के ज़रिए, उस पे उनका कंट्रोल हो जाता है, और उससे उनका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड अपना कैपिटल जो है वो उज्जैन ले जाते हैं और उज्जैन को अपनी कैपिटल बनाते हैं। विक्रमादित्य भी एक बहुत ही ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर के रहते हैं। उनके दरबार में नवरत्न थे, 9 जेम्स, जिसमें कालिदास जो ग्रेटेस्ट संस्कृत पोइट और ड्रामाटिस्ट रहे हैं वो भी थे। जो विक्रमादित्य थे वो लॉर्ड विष्णु के डिवोटेड फॉलोअर थे।
उनके टाइम पीरियड में ही फ़ाहिन मैंने आपको बताया था लिटरेचर वाले सोर्सेज में कि फ़ाहिन जो है वो भारत में विज़िट करते हैं और उन्हीं के टाइम पर वो लिखते हैं कि गुप्ता पीरियड कितना अच्छा है, कितना ग्लोरीफाई है, कितना ज़्यादा रिच है। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें फ़ाहिन के अकाउंट से मिलती है। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।